नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि भारत का संविधान जो आज हमारी शान है वो एक दिन में नहीं बना। अरे इसके पीछे तो एक बहुत लंबी और जबरदस्त कहानी छुपी है। और ये कहानी सिर्फ दिलचस्पी ही नहीं बल्कि यूपी पुलिस, कांस्टेबल, एसएससी, रेलवे और लेखपाल जैसे एग्जाम्स के लिए तो समझ लीजिए कि ये एक पावर अप है। तो चलिए आज इस कहानी को शुरू से समझते हैं। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है साल 1600 में। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी सिर्फ व्यापार करने, मतलब मसाले और कपड़े खरीदने बेचने। लेकिन धीरे धीरे कब ये व्यापारी हमारे शासक बन गए पता ही नहीं चला। ये सफर है पावर के बदलने का, एक कंपनी से ब्रिटिश सरकार के हाथ में और फिर आखिर में हम भारत के लोगों के हाथ में। चलिए इस पूरे सफर को एक एक एक्ट करके बारीकी से देखते। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव है कंपनी का शासन। ये वो दौर था जब एक ट्रेडिंग कंपनी धीरे धीरे राजा महाराजाओं की तरह राज करने लगी थी और उनकी ये बढ़ती हुई ताकत लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार की आंखों में चुभने लगी थी। कहानी में असली मोड़ आया 1765 में, जब कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिल गए। अब सवाल उठता है कि ये दीवानी है क्या? आसान भाषा में कहें तो टैक्स वसूलने का और छोटे मोटे झगड़े निपटाने का अधिकार। बस यहीं से कंपनी सिर्फ एक व्यापारी नहीं रही बल्कि एक बहुत बड़ी रीजनल पावर बन गई। और इसी बात ने ब्रिटिश सरकार की टेंशन बढ़ा दी। तो कंपनी की इस बढ़ती ताकत और अंदर चल रहे भ्रष्टाचार पे लगाम कसने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अपना पहला बड़ा दांव खेला। वो लेकर आए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये एक्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये पहली बार था जब किसी ने कंपनी के राजनीतिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कामों को ऑफिशियली कंट्रोल करने की कोशिश की। अच्छा, अब इस साल को याद कैसे रखें? एग्जाम में तो भूल जाते हैं। तो इसके लिए एक मजेदार ट्रिक है। याद रखिए, साथ साथ मिलकर ठीक करेंगे 3 को। मतलब 7 से बना 1773। और ये 3 कौन थे? बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। इन तीनों को कंट्रोल करने के लिए ही तो बंगाल के गवर्नर को और ज्यादा पावर दी गई थी। ये सेंट्रलाइजेशन की तरफ पहला कदम था, समझे? और हाँ, इसी एक्ट के 2 पॉइंट तो ऐसे हैं जिन पर आप स्टार मार्क लगा लीजिए। एग्जाम में पक्का पूछे जाते हैं। पहला, बंगाल के गवर्नर अब बंगाल के गवर्नर जनरल बन गए। और दूसरा, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। ये दोनों फैक्ट्स सीधे सीधे सवाल बनकर आते हैं। अब देखिए, 1773 के एक्ट में कुछ कमियां रह गई थी, तो उनको सुधारने के लिए आया पिट्स इंडिया एक्ट। इसने एक बहुत ही अनोखी चीज शुरू की जिसे कहते हैं डबल गवर्नमेंट या दोहरी सरकार। मतलब कंपनी के कामों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, राजनीतिक काम अलग और व्यापार वाले काम अलग। तो ये दोहरी सरकार थी क्या भला? बहुत सिंपल है। राजनीतिक मामले देखने के लिए एक नया बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया जो सीधा ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट करता था, और व्यापार वाले मामले वो कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही देखते रहे। ये एक तरह से ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर शिकंजा कसने का एक और बड़ा कदम था। इसके बाद आया 1833 का चार्टर एक्ट, जिसने सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीकरण को बिल्कुल टॉप पर पहुंचा दिया। और इसका सबसे बड़ा, सबसे जरूरी पॉइंट जो एग्जाम में आता है वो ये है कि बंगाल के गवर्नर जनरल की पोस्ट का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये नाम जरूर याद रखिएगा। अभी तक तो कंपनी जैसे तैसे राज कर रही थी, लेकिन अब कहानी में एक ऐसा जबरदस्त मोड़ आने वाला था। एक ऐसी घटना होने वाली थी जो पूरा खेल ही पलट देने वाली थी, और सत्ता सीधे कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश रानी के हाथों में जाने वाली थी। और वो गेम चेंजर था 1857 का सिपाही विद्रोह, जिसे हम भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। इस विद्रोह ने तो मानो ब्रिटिश सरकार की नींव हिलाकर रख दी, और उन्हें यह बात साफ साफ समझ आ गई कि अब कंपनी के बस का कुछ नहीं है। अब उन्हें सीधे कमान अपने हाथ में लेनी ही पड़ेगी। तो सवाल ये उठता है कि इस गेम चेंजर के बाद आखिर हुआ क्या? इस महान विद्रोह का नतीजा क्या निकला? चलिए आगे देखते हैं। और नतीजा ये हुआ कि भारत सरकार अधिनियम 1858 ने ईस्ट इंडिया कंपनी का बोरिया बिस्तर ही गोल कर दिया। कंपनी का राज खत्म और भारत की सारी पावर सीधे ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई। और हां, एक और बड़ा बदलाव, गवर्नर जनरल का नाम बदलकर अब भारत का वायसराय कर दिया गया, और पहले वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग। तो देखिए पावर की ये सीढ़ी कैसे चढ़ी गई। सबसे पहले 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर 1833 में वो बना पूरे भारत का गवर्नर जनरल, और आखिर में 1858 में वो बना वाइसराय जो सीधा रानी का प्रतिनिधि था।
ये क्रम साफ दिखाता है कि कैसे धीरे धीरे भारत पर ब्रिटिश सरकार का कंट्रोल बढ़ता ही चला गया। 1857 के विद्रोह ने अंग्रेजों को एक सबक सिखाया था। उन्हें समझ आ गया था कि बिना भारतीयों के सहयोग के यहां राज करना मुश्किल है। इसी सोच के साथ इंडियन काउंसिल एक्ट्स लाए गए। पहली बार भारतीयों को कानून बनाने की प्रोसेस में शामिल किया गया और बाद में तो उन्हें बजट पर बहस करने का हक भी मिल गया। लेकिन फिर 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधारों के साथ एक बहुत ही खतरनाक चीज आई। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति का सबसे बड़ा दांव खेला। उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स यानी पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत की। ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब ये था कि मुस्लिम कैंडिडेट को सिर्फ मुस्लिम वोटर ही वोट दे सकते थे। यहीं से उन्होंने सांप्रदायिकता का जहर कानूनी तौर पर घोल दिया। और इसी वजह से ये सवाल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में बार बार आता है। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक या फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है। ये नाम दिमाग में बिठा लीजिए, लॉर्ड मिंटो। तो अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। अब वो दौर शुरू होता है जहां आज़ादी की मांग और तेज हो जाती है और हमें आज़ादी से ठीक पहले के कुछ आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी एक्ट्स देखने को मिलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, कई नई चीजें लेकर आया, जैसे द्वैध शासन यानी प्रांतों में दोहरी सरकार, द्विसदनीय व्यवस्था यानी सेंटर में 2 हाउस जैसे आज लोकसभा और राज्यसभा हैं, और सबसे बड़ी बात, पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत भी यहीं से हुई। और फिर आया सबसे बड़ा और सबसे अहम एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935। ये इतना ज्यादा जरूरी है कि इसे भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। आज हमारे संविधान की बहुत सारी बातें, जैसे केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, इसी एक्ट से ली गई हैं। और फिर आखिर में वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने ब्रिटिश राज का हमेशा के लिए अंत कर दिया और 15 अगस्त 1947 को भारत एक आज़ाद और संप्रभु देश बन गया। हाँ, इसी एक्ट के तहत देश का दुखद बंटवारा भी हुआ और दोनों देशों को अपना अपना संविधान बनाने का पूरा अधिकार मिला। चलिए, तो अब तक जो भी हमने पढ़ा है उसका एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। अगली स्लाइड आपके लिए टॉपर्स नोट्स का काम करेगी, तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए तैयार हो जाइए। आइए एक साथ दोहराते हैं। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट और बंगाल का गवर्नर जनरल। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट और डबल गवर्नमेंट। 1833 चार्टर एक्ट और भारत का गवर्नर जनरल। 1857 सिपाही विद्रोह यानी गेम चेंजर। 1858 क्राउन का शासन और वाइसराय। 1909 मॉर्ले मिंटो और सेपरेट इलेक्टोरेट्स। 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड और द्वैध शासन। 1935 भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट और आखिर में 1947 आज़ादी। ये स्लाइड लास्ट मिनट रिवीजन के लिए किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। तो ये था हमारी संवैधानिक यात्रा का एक छोटा सा सफर। उम्मीद है कि ये आपके एग्जाम की तैयारी में बहुत मदद करेगा। अगर ऐसे ही मजेदार तरीके से और भी टॉपिक समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस पेशकश को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपका साथ ही हमें और मेहनत करने की हिम्मत देता है। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।